हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेफ्ट हैंड कॉमर्स। और जैसा कि हम अपना लास्ट क्लास में मैराथन कंटिन्यू किए थे पार्टनरशिप के फंडामेंटल के साथ, आज मैं उसी चीज को कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको एक क्विक रिकॉल देना जरूरी है कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। तो मैं जस्ट एक सेकेंड लेता हूं आपका, और उसमें तुरंत से आपका एक एक चीज क्लियर कर देता हूं। तो जैसा कि मैंने बताया था, सोल प्रोप्राइटर में पीएल अकाउंट से सीधा बैलेंस शीट में प्रॉफिट को ले जाके कैपिटल में जोड़ते थे, लेकिन पार्टनरशिप में मल्टीपल पार्टनर के बीच इस प्रॉफिट को बांटना होता है। तो उस बांटने को अलग अलग तरीके से, अलग अलग नाम से, उसके लिए एक अकाउंट खोला गया जिसको कहते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और फिर उस चीज को सिस्टमेटिकली अकाउंट करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, अच्छे से दिखाने के लिए एक अकाउंट बनाया गया है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद इन सारे ये जोड़ने घटाने के बाद जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आता है, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल, उसको ट्रांसफर करके बैलेंस शीट को टैली कराया जाता है बेटा। अब ध्यान से सुनना, आज का हमारा एजेंडा क्या है, टॉपिक क्या है, सुनना। आज हम ये समझेंगे कि ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फिर हम ये देखेंगे ये जो कमीशन है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये जो एनडीपी को बांटना है, ये कैसे बांटा जाता है। तो मोटा मोटा देखा जाए अगर, तो हमारे पास एक, दो, तीन, चार, चार टॉपिक तो बेटा हमारे ये पीएल अप्रोप्रिएशन से ही आगे उठ जाएंगे। फिर हम देखेंगे कि पार्टनर कैपिटल जो बनाते हैं, क्या ऐसे ही बस बन सकता है या कोई और मेथड है। तो एक टॉपिक ये भी हो जाएगा हमारा। ठीक है, और उसके बाद बैलेंस शीट तो आने वाले हर चैप्टर में करेंगे, तो उसको अभी नहीं देखेंगे, आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आज टॉपिक, मैं पहले आपको एक छोटा सा चीज बता देता हूं। देखो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से जुड़ी कुछ बातें। ये क्या बोलता है, आपको लास्ट क्लास में मैंने बोला था ना, पार्टनरशिप का रूल है। ठीक है, कहाँ है, पार्टनरशिप एक्ट का कुछ रूल है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स में, एक्ट में नहीं, रूल्स में कुछ बातें लिखी गई हैं। वो बातें क्या हैं समझते हैं। देखो, आपको ये तो पता है ना कि हमारा जो पार्टनरशिप का बिजनेस है, पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होता है तभी पार्टनरशिप बनता है। ये एग्रीमेंट बेटा ओरल भी हो सकता है और ये बेटा रिटन भी हो सकता है। दोनों ही वैलिड है बेटा, दोनों ही वैलिड है, ये भी वैलिड, ये भी वैलिड। लेकिन ओरल को आप एनफोर्स कर पाओगे क्या? एनफोर्सिएबल नहीं है बेटा, ये एनफोर्सिएबल है। एनफोर्सिएबल वर्ड का मतलब समझते हैं बेटा, क्या आप इसको एविडेंस के तौर पर पेश कर पाओगे कोर्ट में? कोई इंसान बस बोला था, आपको भरोसा दिया था, भरोसा तोड़ दिया बोला हुआ, अब क्या प्रूफ है आपके पास कि वो बोला था। वेयर एस रिटर्न वाले के केस में क्या है बेटा, ये एनफोर्सिएबल, यानी इट कैन वर्क एज एविडेंस ऑल्सो। तो ये जो रिटर्न वाला पार्ट है, जो एविडेंस कहलाता है ना, इसी को नाम हमने दिया है पार्टनरशिप डीड। बेटा इसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। कई लोग इसको आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं, कई लोग इसको आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। अच्छा, अब ये पार्टनरशिप डीड है क्या, कैसे काम करती है, ये समझते हैं। ठीक है, तो यही पार्टनरशिप डीड के लिए क्या बात बोला है, इस पार्टनरशिप डीड में ना ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन टू कैरी द पार्टनरशिप बिजनेस दिया होता है। ठीक है, अब एक चीज समझना, क्या क्या बात दी होगी। आप जब एक एग्रीमेंट कराते हो तो सबसे पहले किनके बीच ये एग्रीमेंट हो रहा है, उन पार्टीज का नाम होगा, यानी पार्टनर्स का नाम होगा, पार्टनर्स का एड्रेस होगा। बिजनेस जो चलेगा वो किस नाम से चलेगा, उस बिजनेस का नाम होगा। उस बिजनेस का नेचर होगा कि किस चीज का बिजनेस करेंगे। उस बिजनेस का एड्रेस, लोकेशन होगा कि कहां पर वो बिजनेस करेंगे। फिर कैपिटल कंट्रीब्यूशन की कौन कितना पैसा लगाएगा, ये बात दिया होगा कि कौन सा पार्टनर कितना कितना पैसा लगा रहा है। फिर कि कोई पार्टनर अगर कभी लोन दिया तो उसको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, कोई अगर ड्राइंग किया तो उससे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, कोई अगर वर्क कर रहा है तो उसको सैलरी कमीशन वगैरह अलग से देना है या नहीं देना है। ठीक, ये सारे टर्म्स। अगर कोई नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है तो क्या रूल्स रेगुलेशन होंगे, क्या प्रोसीजर होगा।
या अगर कोई छोड़कर जाना चाहता है तब क्या टर्म्स लगेंगे, क्या कंडीशन लगेंगी, अगर किसी की डेथ होती है तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी। ये सारा डिटेल बात ना बेटा पार्टनरशिप डीड के अंदर में दी होती है। ठीक है, अभी तो मैं हो सके तो आप लोगों को हो सके तो दिखाता, बट अभी टाइम नहीं है क्योंकि ये हम बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं कर सकते। आपको दिखाता जो हम पार्टनरशिप डीड मैं खुद बनवाता हूँ कई लोगों का। ठीक है, तो वो पार्टनरशिप मैं आपको कभी दिखाऊंगा। ठीक है, अपने क्लास में तो दिखाता हूँ बच्चों को। अब देखो ये क्या है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल रिटन दोनों होते हैं, रिटन वाले को डीड बोलते हैं। लेकिन 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 बेटा ये तो मैंने बताया डीड क्या होती है, डीड में क्या क्या कंटेंट होते हैं, क्या कंटेंट होते हैं डीड में, क्या क्या लिखा होता है बात। ठीक है, अब सुनना, मान लो ये डीड एब्सेंट है, ये डीड एब्सेंट है, एब्सेंट है यानी कहने का मतलब ये डीड एब्सेंट है का मतलब या तो आपने डीड को फॉर्म ही नहीं किया, बनाया ही नहीं, या आप डीड को प्रेजेंट नहीं कर सकते कोर्ट में, प्रेजेंट नहीं कर सकते कोर्ट के अंदर। मतलब कोर्ट में जब जज साहब आपको बोले, कोई लड़ाई की वजह से आपको जाना पड़ा और जज साहब आपसे बोले कि भैया ये डीड ले आकर मुझे दो, तो आप किसी भी रीजन से, चाहे डीड गुम गई, जल गई, चोरी हो गई, फट गई, नहीं बनाई, बस अगर कोर्ट में आप नहीं प्रेजेंट कर पाए तो जज साहब कहेंगे कि छोड़ो, अब तुम लोगों की कोई बात नहीं चलेगी। अब पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रूल्स में लिखी बातों को मैं पढ़ रहा हूं, वही मानना पड़ेगा, भले तुम लोगों ने कुछ भी डिसाइड किया हो। भले एक पार्टनर ने 10 लाख लगाया और एक ने एक चवन्नी ना लगाई हो, पार्टनरशिप में सीधा सीधा कुछ रूल्स चलना चालू हो जाएंगे। ध्यान से सुनना, ये रूल्स इंपॉर्टेंट है बेटा आपके एग्जाम के लिए। तो जब डीड ना हो तो क्या रूल्स हैं, तो पहला रूल कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will be allowed to any partner। किसी भी पार्टनर को, चाहे वो 10 लाख लगाया हो चाहे एक चवन्नी ना लगाया हो, किसी को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउ होगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स will be charged from एनी पार्टनर। मतलब किसी भी पार्टनर से एक चवन्नी ड्राइंग्स के पे इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा बेटा। इसका ये मतलब नहीं है कि इन कैपिटल वापस नहीं होगा या ड्राइंग वापस नहीं लिया जाएगा, नहीं, उस पे लगा इंटरेस्ट ना लिया जाएगा ना दिया जाएगा, सिर्फ इंटरेस्ट की बात हो रही है बेटा। ठीक है, अच्छा, जो एक और बात, नो सैलरी या कमीशन या किसी भी तरीके का रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन यानी पेमेंट विल बी अलाउड, किसी को कोई रेम्यूनरेशन वगैरह नहीं। एक और बात, लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन बेटा बाहरी लोन नहीं बोल रहा हूं, पार्टनर्स लोन विल बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। पार्टनर ने जो लोन दिया होगा भले वो रेट कुछ भी हो, लेकिन अब किस रेट पे अलाउड होगा बेटा, 6% पर एनम के रेट से। और जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है वो शैल बी शेयर्ड इक्वली, सबको इक्वल होगा, भले कुछ भी रेशियो बोला था लेकिन इक्वल होगा। तो याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होगा, सैलरी वगैरह नहीं होगा। ठीक, पार्टनर के लोन का इंटरेस्ट 6% होगा, और प्रॉफिट वगैरह कैसे बटेगा बेटा, इक्वली बटेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बता रहा हूँ बेटा, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, थ्योरेटिकली भी और न्यूमेरिकली भी। ठीक है, तो याद रखोगे, अगर क्वेश्चन में जब डीड के बारे में ना दे या कोई रेशियो ना दे तो बाय डिफॉल्ट लगने वाले ये कुछ रूल हैं। अगर आपको टेस्ट में ये क्वेश्चन में ये दे दे, कैपिटल दिया हो, ड्राइंग दिया हो, लेकिन उस पर इंटरेस्ट का कोई जिक्र नहीं किया है, तो अज्यूम कर लेना कि देना ही नहीं है, कोई रेट के बारे में नहीं बोला है, तो मान लेना कि यही रूल लगेगा।
नहीं मिलेगा, अगर नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा, ठीक है। सैलरी के लिए नहीं बोला है, नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर पार्टनर का लोन लिखा है, रेट नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट 6% हो जाएगा। अगर रेट लिखा है तब तो कोई बात ही नहीं, उसी रेट पे। अगर प्रॉफिट लॉस का रेशियो लिखा है तो उसी में, नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट इक्वली। यही मैं बोल रहा था कि बेटा आपको बताऊंगा कहां पर, कैसे और क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब डीड नहीं होती तब क्या किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब और आगे चलते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, ठीक है। एक और टॉपिक समझते हैं यहीं पर, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में देखो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अंदर में क्या होता है बेटा, आप ड्राइंग्स को दो तरीके से लोग कर सकते हैं। एक लोग क्या करेंगे, बार बार ड्राइंग करेंगे एक फिक्स अमाउंट का फिक्स पैटर्न में। ध्यान समझना, जब सेम अमाउंट, ठीक है, सेम इंटरवल पर निकाला जाता है, ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं ड्राइंग हो सकती है इक्वल अमाउंट एट इक्वल इंटरवल, इक्वल इंटरवल। और एक हो सकता है अनइक्वल अमाउंट, या कह लो अनइक्वल, या इक्वल अमाउंट, इक्वल अमाउंट, इक्वल या अनइक्वल दोनों हो अमाउंट, बट एट अनइक्वल इंटरवल, अनइक्वल इंटरवल। इसका कहने का क्या मतलब बेटा, इंटरवल मतलब मैं ऐसा करूं कि जैसे सैलरी मिलती है ना हर महीने के आखिरी में, या हर महीने की शुरुआत पर आपको सैलरी मिलती है, तो उस सैलरी का तो फिक्स पैटर्न है। लेकिन जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, क्या उनका ऐसा फिक्स पैटर्न है क्या कि उनको इसी दिन पर उनका कमाई होगा या सेल होगी या प्रॉफिट होगा? ऐसा नहीं है। तो ये बोल रहा है इसी तरीके से कि अगर कोई एक फिक्स डे पर फिक्स पैटर्न, फिक्स अमाउंट को निकाला जाए, बार बार निकाला जाए, तो उसको कैलकुलेट करने का एक अलग तरीका है। वेयर एस एक अनइक्वल अमाउंट को या इक्वल अमाउंट को अनइक्वल इंटरवल पर जब मन तब निकाले, जितना मन उतना निकाल ले, तो वो सब के लिए एक अलग मेथोडोलॉजी बनी हुई है, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, हम उसके ऊपर फोकस करेंगे, दैट इज इक्वल अमाउंट विड्रॉन एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। ये देखो इंसान कैसे कैसे ड्राइंग कर सकता है, पहले मैं केसेस समझा रहा हूं, फिर एक एक को समझा दूंगा आपको अलग अलग से, ठीक है। एक हो सकता है, एक हो सकता है कि इंसान कैसे ड्राइंग करे, मंथली। एक हो सकता है क्वार्टरली। एक हो सकता है हाफ ईयरली, या हो सकता है एनुअली। ऐसे निकाल सकता है। इसमें भी वो क्या कर सकता है कि हर महीने के स्टार्ट में निकाल सकता है, एंड में निकाल सकता है, या ऐसे लिख दो स्टार्ट में निकाल सकता है, मिड में निकाल सकता है, बिटवीन में, या एंड में निकाल सकता है। ऐसा बार बार कर सकता है कि नहीं, है ना? ऐसा बार बार भी तो कर सकता है, तो मैं इसको यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो वो हो सकता है कि बार बार ऐसा करे, ठीक है, बार बार वो इस तरीके से करे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा बेटा कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्वार्टरली। इसी तरीके से वो क्या कर सकता है कि इवन हाफ ईयरली भी कर सकता है, ठीक है। ये हो सकता है हाफ ईयरली भी करे, ठीक। फिर ये भी हो सकता है कि वो इसी तरीके से एनुअली भी करे, ठीक है। तो पैटर्न तो ऐसा हो सकता है हर जगह। तो यही बोल रहा है कि एक इंसान साल के शुरुआत में या महीने के शुरुआत में या क्वार्टर या हाफ ईयरली के शुरुआत में, बीच में या अंत में कर सकता है। हर महीने, हर क्वार्टर या हर हाफ ईयर में या हर साल में, ठीक है। तो हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इतने सारे केसेस हैं बेटा। कुछ टीचर्स क्या करते हैं, सब बच्चों को बार बार याद कराते हैं।
मैं इसको एक सिंपल ट्रिक से बताता हूं बेटा, ध्यान से सुनना ना, एक बार में आपको कवर होगा। इसको कहते हैं कैलकुलेट करने के लिए एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड बेटा पूछ सकता है एग्जाम में, कब लगाएं? तो आप बताओगे जब इक्वल अमाउंट को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर निकाला जाए तो हम एवरेज पीरियड मेथड को लगा सकते हैं या लगाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एवरेज पीरियड मेथड का फॉर्मूला पहले समझो। तो मैं यहां लिख रहा हूं, इसमें कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट विथड्रॉन, या टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स में लिख दे रहा हूं इजी रखने के लिए, मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड बाय 12। बेटा ये वाला तो आप निकाल लोगे, कैसे? जो अमाउंट होगा इनटू जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी उससे कर दो, अमाउंट इनटू फ्रीक्वेंसी, अमाउंट इनटू फ्रीक्वेंसी से निकाल सकते हो ये तो। अमाउंट इनटू फ्रीक्वेंसी यानी एक इंसान 10,000 हर महीने निकाल रहा है, तो एक साल में कितनी बार निकाला होगा? हर महीने मतलब 12 महीने निकाला होगा, तो इनटू 12। क्वार्टर निकाल रहा है तो क्वार्टर होते 4, तो इनटू 4। हाफ ईयरली निकाल रहा है तो साल में 2 बार हाफ ईयर होगा ना, हाफ हाफ, तो 2 बार। एनुअली निकाल रहा है तो 1 बार। तो यही बोल रहे हैं, इनटू फ्रीक्वेंसी कर दो तो ये आ जाएगा। इंटरेस्ट अपॉन 100, इंटरेस्ट का जो रेट वो क्वेश्चन में दिया होगा। इसमें एक चीज आया क्या, एवरेज पीरियड। सर एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो ध्यान से समझना बेटा, टीचर लोग ना एवरेज पीरियड को खूब बार रटाते हैं। मैं एक सिंपल सा ट्रिक आपको बोल रहा हूं जो सब में काम आ जाए। मैं बोल रहा हूं, आप ऐसे निकालो, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब जब पहली बार पैसा निकाला था ना, उसके बाद पूरे साल भर के कितने दिन या कितने महीने बच गए, प्लस आखिरी जो साल की ड्राइंग होगी, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जो आखिरी ड्राइंग होगी उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, उसको क्या कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो एवरेज पीरियड आपका निकल आएगा। अच्छा कैसे, तो समझते हैं, देखो एक एक चीज को इजी तरीके से समझाते हैं। देखो लेट सपोज एक इंसान मंथली ड्राइंग कर रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, मंथली ड्राइंग कर रहा है। और मंथली वो कब कर रहा है, स्टार्ट में भी कर सकता है, वो मिड में भी कर सकता है, एंड में भी, राइट। एक केस समझाते हैं, देखो कैसे। अब अगर वो स्टार्ट में कर रहा है, हर महीने की पहली तारीख को वो पैसे निकालता है, लेट सपोज 10,000। अच्छा सुनना, पूरे हमारे 12 महीने कब से शुरू होते हैं बेटा, अप्रैल से लेके मार्च तक। अब पहले महीने का यानी अप्रैल का पहला तारीख यानी 1 अप्रैल, बेटा अगर 1 अप्रैल को निकाला पैसा तो अभी पूरे के पूरे कितने महीने बच गए, 12 महीने। ठीक, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे बेटा, 12 महीने। लास्ट ड्राइंग मतलब आखिरी महीने की पहली तारीख, आखिरी महीने की पहली तारीख, आखिरी महीना कौन सा, मार्च की पहली तारीख, 1 मार्च। तो बेटा अगर वो 1 मार्च को निकाला, 1 मार्च को, तो ये 1 महीना तो बच गया ना। ये 1 महीना, ये वाला देखो यहाँ 1 महीना तो बचा रह गया, 1 मार्च से 31 मार्च तक का टाइम तो बचा। तो ये लास्ट ड्राइंग के बाद कितना बचा बेटा, 1 मंथ। तो ये हो गया 13 मंथ, डिवाइड बाई हम 2 कर देंगे, तो हमारा एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा बेटा, 6.5। ठीक है, इतना समझ में आया? तो यानी यहां पर फॉर्मूला में तब हम क्या पुट करते बेटा, अगर मंथ के स्टार्ट का अगर होता तो यहाँ 6.5 भरा जाता। ठीक है, अब आते हैं एंड को, पहले समझते हैं फिर मिड को, एंड को समझते हैं फिर मिड को ना। देखो अभी एंड वाले में फिर मिड वाले में आते हैं तो इजी हो जाएगा। ये है आपका अप्रैल, ये है आपका मार्च, ठीक है, अप्रैल और मार्च। अब बेटा हर महीने की आखिरी तारीख, बेटा क्या बताओ, अपने से बताओ, हर महीने की आखिरी तारीख क्या होगी बेटा, पहले महीने की आखिरी तारीख, पहला महीना कौन सा, अप्रैल का आखिरी डेट क्या है, 30 अप्रैल। बेटा सुनना,
पहली ड्राइंग हुई हमारी 30 अप्रैल को। एक महीना तो चला गया, लेकिन मेरे कितने बच गए? फर्स्ट के बाद मेरे 11 मंथ्स बच गए, 11 महीना तो बचा। अब आखिरी महीने की आखिरी तारीख, आखिरी महीना कौन सा? मार्च की आखिरी तारीख 31 मार्च। बेटा अगर 31 मार्च को निकाला तो एक भी दिन बचे क्या? कुछ भी नहीं बचा, लास्ट डेट पे निकालें तो लास्ट के बाद कितना बचा बेटा? 0 मंथ। तो बेटा 11/2 यानी 5.5 होगा एवरेज पीरियड इस केस में। इतना समझ में आया? ओके, अब और आगे चलते हैं, तीसरा केस समझते हैं ना। तीसरा केस लेते हैं। देखो तीसरा केस में हम क्या करेंगे, ये है अप्रैल, ये है मार्च। हर महीने के बीच में 15th को निकालता है। तो पहले महीने का बीच, यानी पहले महीना अप्रैल का बीच 15 अप्रैल, तो पहला है 15 अप्रैल को निकाला तो बेटा आधा महीना चला गया, तो कितना महीना बच गया इधर? फर्स्ट के बाद 11.5 मंथ बचे। आधा महीना चला गया 15 अप्रैल तक, और बाकी 11.5 मंथ्स तो बच गए। अच्छा, आखिरी महीने का बीच, आखिरी महीने का बीच मतलब वो 15 मार्च होगा ना बेटा। 15 मार्च को अगर निकालेगा आखिरी महीने का बीच में, तो 15 मार्च को निकाला तो 15 से 31 तारीख यानी आधा महीना तो बचा। तो लास्ट के बाद मेरे पास 0.5 मंथ्स बचे, तो टोटल हुआ 12 मंथ्स, तो डिवाइड बाय 2 तो 6 मंथ्स आया ना बेटा। समझ में आया? तो ये जो एवरेज पीरियड हुआ बेटा वो ऐसे निकाला जाता है। क्लियर है? अच्छा, अब अब बच्चे लोग का कंफ्यूजन, सर मंथली वाला समझ में आ जाता है, सब झमेला होता है क्वार्टरली वाले में। हाफ ईयरली भी आ जाता है, एनुअली भी आ जाता है, क्वार्टरली तो हाफ ईयरली एनुअली तो मैं छोड़ दूंगा वैसे भी अभी, क्योंकि एग्जाम में नहीं आता। क्वार्टरली आता है और बच्चे फंसते हैं, तो लो आपके लिए बस रिवीजन में क्वार्टरली भी फ्री में आप लो अच्छे से, ठीक है? समझो, बस आप अच्छे नंबर लाओ। तो क्वार्टरली की बात करते हैं, ठीक है? क्वार्टरली की बात करते हैं। क्वार्टरली वाले में क्या केस होगा? अब देखो मैं डायग्राम को थोड़ा बदलता हूं ताकि तुम्हारा दिमाग एकदम मस्त ठंडा चले, ठीक है? एक क्वार्टर, दो क्वार्टर, तीन क्वार्टर। रुक जाओ यार, थोड़ा ज्यादा फ्लो में आ गया। हाँ, रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा छोटा बना देते नहीं तो क्वार्टर नहीं पूरे। एक क्वार्टर, दो क्वार्टर, तीन क्वार्टर, चार क्वार्टर। ठीक है, ये आपका वाला वो पौआ वाला क्वार्टर नहीं है, ठीक है? ये साल के क्वार्टर से बेटा। अब क्वार्टर मैंने चार क्वार्टर बांटे। अब देखो एक साल में चार क्वार्टर यानी 3-3 महीने का होगा ना। 3 महीने, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने। कब से कब तक होगा बेटा? ये चालू होगा आपका अप्रैल, फिर मई, जून। ठीक, अप्रैल, मई, जून। फिर इधर आएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च। ऐसा ही होगा ना बेटा? ऐसे ही क्वार्टर बटे होंगे आपके। अब सुनना, इन क्वार्टर्स के बीच का गेम समझते हैं, ठीक है? इन क्वार्टर्स में कैसे, मैं बोल रहा हूं, अगर स्टार्ट वाला केस लेते हैं, कौन सा बेटा? इनमें स्टार्ट का केस लेते हैं, आप खुद से बताना। अगर स्टार्ट, हर एक क्वार्टर की पहली तारीख, हर एक क्वार्टर की पहली तारीख को हम करेंगे। पहले क्वार्टर का पहला तारीख, तो मेरा पहला क्वार्टर है अप्रैल, मई, जून। तो पहला दिन इसका क्या होगा बेटा? तो 1 अप्रैल, ठीक है? तो अप्रैल में, जून में पहला दिन होता है 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल के बाद अगर करोगे तो पूरे 12 महीने बचे ना। तो फर्स्ट के बाद कितना बचा बेटा? 12 महीने, ठीक है? प्लस लास्ट क्वार्टर का पहला दिन, लास्ट क्वार्टर बेटा, लास्ट क्वार्टर इन चारों में कौन सा बेटा? ये वाला का पहला दिन बेटा जैन, जैन का पहला दिन 1 जैन। 1 जैन को अगर मैं बोलूं तो जैन, फेब, मार्च, तीन और बचे ना। तो लास्ट के बाद बेटा कितना बचा? 3 मंथ। तो टोटल हुआ 15, 15/2 तो आया 7.5। समझ में आया? ओके, तो इसमें एवरेज पीरियड हुआ 7.5। ये कौन सा केस मैंने लिया बेटा? स्टार्ट वाला। अगर आप ड्राइंग कैसे किए हो? स्टार्ट में किए हो। अब आते हैं बेटा एंड वाले को समझते हैं, फिर मिड पे चलेंगे ना।
एंड वाला देन मिड वाला। अब खुद से बताना, हर क्वार्टर की आखिरी तारीख, हर क्वार्टर की आखिरी तारीख, पहले क्वार्टर का आखिरी दिन, पहले क्वार्टर का अप्रैल मई जून पे खत्म होता है और जून का आखिरी तारीख 30 जून होता है। तो 30 जून तक एक क्वार्टर तो गायब, बचे 3 क्वार्टर यानी 9 महीने। तो फर्स्ट वाले के बाद जून, 30 जून पहले क्वार्टर का आखिरी तारीख, पहला क्वार्टर क्या है, अप्रैल मई जून, जून का आखिरी तारीख 30 जून, 30 जून तक खत्म हो गया। जुलाई से देखोगे तो 9 मंथ्स, और आखिरी क्वार्टर का आखिरी तारीख, आखिरी क्वार्टर का आखिरी तारीख यानी आखिरी क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च, तीनों का आखिरी महीना है मार्च का, आखिरी तारीख क्या है, 31 मार्च। तो बेटा लास्ट वाले के बाद तो कुछ नहीं बचा, 31 मार्च। तो ये हो गया 9/2 यानी 4.5 मंथ्स। ठीक है, आखिरी तारीख का केस ये बताया मैंने। अब आते हैं बेटा मिड में। मिड में अगर करें तो हर क्वार्टर के बीच में, हर क्वार्टर के बीच में, ठीक है। तो हर क्वार्टर के बीच में अभी समझते हैं बेटा, हर क्वार्टर के बीच में कैसे होगा। तो इसमें देखो हर क्वार्टर का बीच कहां पड़ रहा है ना, पहले क्वार्टर का बीच, पहले क्वार्टर का बीच, बीच पॉइंट कहां पे आएगा बेटा, 15 में, 15 में आएगा ना। ठीक, और आखिरी वाले में अगर जाऊंगा तो 15 फेब आएगा। ठीक है, तो 15 मई तक पहुंच गए यानी 1.5 महीने गायब। तो फर्स्ट के बाद हमारे पास 10.5 मंथ्स बचे, 1.5 महीने चले गए टिल 15th में। अच्छा, और लास्ट वाला कौन सा हुआ बेटा, 15 फेब। तो 15 फेब में लास्ट 15 फेब से लेके आखिरी तक में कितना बचा, 15 दिन फेब का, और बाकी आगे कितने दिन हमारे मार्च का। तो 1.5 महीना बचा, तो 1.5, तो ये टोटल हुआ 12/2, तो ये हुआ 6। ठीक है, तो एक एक चीज को मैंने बारीकी से आपको समझा दिया बेटा। इतना तसल्ली से आपको कोई अपने मेन बैच में भी नहीं समझाता। मैं आपको बस इसलिए समझा रहा हूँ बिकॉज आई वांट कि बोर्ड्स में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जिससे आपके मार्क्स जाए। ठीक है, तो आप बस मेरा ये जो फीस आपको देना है बेटा, इसको समझकर अच्छा पेपर देने से निकल जाएगा। ठीक है, प्लीज अच्छे से एक एक चीज को जब मैंने कराया है तो कहीं भी डाउट मैंने नहीं छोड़ा है, आप प्लीज इसको रिपीट कर लेना। ठीक है, अच्छे से कंसेप्ट को, और इसको देखकर अगर आप क्वेश्चंस करते जाओगे बेटा, एक भी जगह आपको कंफ्यूजन नहीं आएगी, फॉर श्योर मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में अच्छे से आगे बढ़ेंगे इसी टॉपिक को लेकर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।